नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। और देश के अलग अलग हिस्से से एक बार फिर से कोरोना के बढ़ने की खबरें आ रही हैं। संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 53,476 नए मामले सामने आए हैं और जो पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटे में 251 मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोहराया है कि कोरोना का टीका सुरक्षित है। टीका लगवाने के बाद करीब 80 लोगों की मौत हुई है, लेकिन टीकाकरण से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर में पिछले 24 घंटों में नए मामले 50,000 के पार चले गए। सरकार की सलाह है कि बढ़ते कोरोना केस देखते हुए त्योहार घर पर ही मनाएं। होली आ रही है। होली का समारोह, होली का फेस्टिवल जो है वो समूह का फेस्टिवल होता है, मिलने जुलने का फेस्टिवल होता है। पेंडेमिक की दशा में इस फेस्टिवल को हम अपने घर में अगर मनाएं, भीड़ में ना मनाएं, भीड़ के साथ चल के ना मनाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। फेस्टिवल बनाते रहेंगे, लेकिन जो वायरस की मार जो पड़ रही है और उसके बढ़ने की संभावना और बढ़ जाएगी। कोरोना की दूसरी काट टीका है। सरकार का कहना है कि कोरोना का टीका बिल्कुल सुरक्षित है। अब तक इसकी वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। टीके के बाद उसके दुष्प्रभावों के अब तक 16,000 के करीब मामले सामने आए हैं। इसमें 99% से ज्यादा हल्के मामले थे, जिनमें बुखार, हाथ में सूजन और दर्द की शिकायत आई। 273 लोगों को अस्पताल में दाखिल करवाने की नौबत आई। 79 लोगों की मौत हुई, जिनमें 50% से ज्यादा मौत हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुई। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की शिकायत 5 मामलों में दिखी, जिसमें प्लेटलेट कम हो जाता है, लेकिन इसकी वजह भी उनकी पुरानी बीमारी रही। एनाफाइलैक्सिस या सीवियर एलर्जी लगभग 15% लोगों में थी और उसको प्रॉम्प्टली मैनेज कर लिया गया, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल है इस समय वैक्सीन देने का कि वैक्सीन देने के बाद कम से कम आधा घंटा आपको इंतज़ार करवाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे ये लेसन भी मिलता है कि अगर मैं कम्युनिटी में जाकर के सबको इंजेक्शन लगाता हूँ और किसी को अगर एलर्जी या एनाफाइलैक्सिस हुआ और उसको समय पे इलाज नहीं मिला तो मृत्यु होने की संभावना होती है। पहले कहा जा रहा था मास्क ही वैक्सीन है, अब सरकार कह रही है मास्क भी है, वैक्सीन भी है, तो दोनों का इस्तेमाल करें। कोरोना से ये दोहरी लड़ाई जरूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और एसबीआई ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि देश में फरवरी से ही कोरोना के नए मामलों में तेजी आ रही है, जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर का स्पष्ट संकेत है। अप्रैल के दूसरे हिस्से में कोरोना की दूसरी लहर पीक पर पहुंच सकती है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन और पाबंदियां असरदार नहीं रहे हैं। महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उम्मीद है। दिल्ली में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़े हैं और इसी बीच ये देखा गया है कि नोएडा और दिल्ली से एक दूसरे में जो आने जाने वाले लोग हैं उनके ऊपर कुछ पाबंदियों की ज़रूरत है और इन लोगों का रैंडम कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, यानी कि आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति का टेस्ट किया जा सकता है। नोएडा स्वास्थ्य विभाग की टीम दिल्ली नोएडा बॉर्डर और बस अड्डों पर कोरोना के रैंडम टेस्ट कर रही है। नोएडा के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दीपक ओहरी ने ये कहा है कि नोएडा में दूसरे शहरों से संक्रमण फैल सकता है, चूंकि आना जाना लगातार होता है दिल्ली से, इसलिए रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं। हम इस वक्त नोएडा में हैं, नोएडा के बोटेनिकल गार्डन में। दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो नोएडा प्रशासन को लगता है कि यहाँ भी नोएडा क्योंकि दिल्ली से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। इसीलिए कई टीमें बना करके रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। और ये बोटेनिकल गार्डन का बस स्टॉप है, यहाँ बाहर से लोग आते हैं, दिल्ली या दूसरे शहरों से यहाँ पर पहुँचते हैं। कई जगह बॉर्डर पर इसकी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट 5 से 6 मिनट में आ जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर पूरी डॉक्टरों की टीम है। हमारे साथ नोएडा के सीएमओ हैं डॉक्टर ओरी। सर, ये रैंडम सैंपलिंग किस तरीके से कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं? ये आज हमने 2 जगह लगाया है। एक तो बॉटनिकल गार्डन जैसा आप ये देख रहे हैं बस स्टैंड है, दूसरा हमने अशोक नगर बॉर्डर पे लगाया है जो मदर डेयरी के पास में हो रहा है। जहाँ से बाहर से लोग आ रहे हैं वो लोग, उन लोगों की रैंडम सैंपलिंग हो रही है। हमारा टारगेट है जो गवर्नमेंट ने हमें दे रखा है
वो 1500 RT-PCR का दे रखा है। उससे ज़्यादा ही हम लोग आजकल कर रहे हैं, लगभग 2500 के आसपास हम लोग कर रहे हैं, 2500-2000 के बीच में। 1500 तो हम क्रॉस कर ही रहे हैं। एंटीजन भी मैक्सिमम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, जितने कि इन्फेक्शन को कंटेन कर सकें। थैंक यू एनडीटीवी से बात करने के लिए। तो डॉक्टर ओरी, आप देख सकते हैं यहाँ पर एंटीजन किट्स हैं, जो डॉक्टर्स की टीम है, जो वॉलंटियर्स की टीम है, वो यहाँ पर है, सबकी सैंपलिंग की जा रही है, नाम फ़ोन नंबर लिया जा रहा है, और ये वो तमाम लोग हैं जो कि यहाँ बस स्टॉप से पहुँचे हैं और उनको यहाँ पर ला करके इनकी सैंपलिंग की जा रही है। पीपी किट में आपको ये दिख रहे होंगे। ये मैम बताइए कितनी देर लगती है रिजल्ट आने में? रिजल्ट आने में मैक्सिमम 15 मिनट्स। 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट बता देते हैं। हाँ। तो इनका नाम नंबर लिया जा रहा है, और ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि यहाँ पर बाहर से आए हैं, जो नोएडा से नहीं है। और हमने सब देखा है पहले भी कि नोएडा प्रशासन लगातार जो केसेस बढ़ते हैं यहाँ पर, उसका जिम्मेदार दिल्ली को मानता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि NCR बनाया ही गया था कि ताकि जो एक एंटिटी की तरह ट्रीट हो, जिससे विकास के कार्य भी हो बेहतर, क्योंकि नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद सब एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग चल रही है, ऐसे लोगों की रैंडम सैम्पलिंग की जा रही है, और लोगों को नतीजे 10-15 मिनट में बता दिए जा रहे हैं। सहयोगी रवि के साथ नोएडा में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और देश के किसी भी राज्य से बेंगलुरु जाने के लिए अब RT-PCR टेस्ट जरूरी है। 1 अप्रैल से बेंगलुरु जाने के लिए RT-PCR टेस्ट कराना होगा। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में दूसरे राज्यों से जो लोग भी बेंगलुरु आ रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट जरूर कराना है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निहाल किदवई। निहाल, बेंगलुरु में खास करके कोरोना की हालात इस समय इन्फेक्शंस के कैसे हैं? बाहर के किसी भी राज्य से लोगों के आने का RT-PCR टेस्ट के लिए अब कहा गया है, तो उसके क्या इंतजाम है किए गए हैं? लेकिन सड़क पे रहेंगे तो आएगा ही। देखिए, पिछले 15 दिनों से जितने भी मामले कर्नाटक में आ रहे हैं उसके 70% के आसपास मामले सिर्फ बेंगलुरु शहर से हैं। यानी बेंगलुरु शहर तेजी से एक हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि ज़्यादातर जो केसेस हैं वो असिम्टोमेटिक हैं, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ अस्पताल में नहीं दिख रही है। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं इसका अंदेशा है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं, इसलिए 3 बड़े कोविड केयर सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, इंडोर स्टेडियम से बनाए गए हैं और ऐसी दूसरी जगहों पर बनाए गए हैं, ताकि असिम्टोमेटिक पेशेंट्स को भी वहाँ पर रखा जा सके। अब जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर सुधाकर, उनका ये कहना है कि आज की जो रिपोर्ट आई है, टेस्ट रिपोर्ट, उसमें ये पता चलता है कि तकरीबन 1400 के आसपास मामले सिर्फ बेंगलुरु से हैं, और ओवरऑल अगर आप कर्नाटक की बात करें तो तकरीबन जो हमें जानकारी मिली है 2500 के आसपास मामले आज कर्नाटक में सामने आए हैं, जिसमें सिर्फ 1400 के आसपास सिर्फ बेंगलुरु शहर से हैं। तो इसलिए जिस तरह से पिछले 15 दिनों से यहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं, इसीलिए यह फैसला किया गया है कि 1 अप्रैल से कोई भी शख्स जो बेंगलुरु शहर में आएगा दूसरे राज्यों से, उनके लिए RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूरी होगा। और साथ ही साथ एक बात और आपको बता दूं कि कर्नाटक में महाराष्ट्र या केरल से आने पर भी RT-PCR टेस्ट लेकर के आना है। हालांकि इसमें किसी तरह की कोई संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि कर्नाटक से अगर कोई बेंगलुरु आ रहा है तो उसके लिए ये RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में होनी जरूरी नहीं है। सिर्फ ये कानून उन लोगों पर लागू होगा जो बाहर से आएंगे। लेकिन हमें जानकारी ये मिल रही है कि जल्द ही एक और रिवाइज रिपोर्ट भी शायद आज देर शाम या कल सुबह तक आ जाएगी, जिसमें हो सकता है कि कुछ और जो कानून है उसको और भी थोड़े सख्त किए जाए। जी, शुक्रिया आपका निहाल। तो अभी कर्नाटक के दूसरे शहरों से अगर कोई बेंगलुरु आता है उसको RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों से जो लोग बेंगलुरु आ रहे हैं उनको ये टेस्ट ज़रूर कराना है। और अब महाराष्ट्र की खबर, मुकेश अंबानी के घर एंटिला के बाहर जो स्कॉर्पियो खड़ी थी, यानी कि जो एंटिला केस है, उसमें मुंबई की अदालत ने मुंबई पुलिस के API सचिन वजे को 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में आतंक विरोधी कानून की धारा यानी कि UAPA लगने के बाद NIA ने कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सचिन वजे ने कहा कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, मैंने जांच में सहयोग किया है, इसलिए फिर से कस्टडी में न भेजा जाए।
हमारे साथ सुनील सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुनील, जैसा सचिन वजे ने कहा है कि वो बली का बकरा बन रहे हैं, तो इस पूरे मामले में क्या और बातें सामने आई हैं? अब वो उनका कस्टडी नहीं बढ़ाए जाने की भी उन्होंने अपील की है, पर क्या इसकी कोई गुंजाइश अब लगती है? देखिए, सचिन वजे ने ये गुहार लगाई कि वो जांच में सहयोग कर रहा है, इसलिए उसको फिर से पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाए, लेकिन वो बात तो उसकी दरकिनार हो गई। एनआईए की विशेष अदालत ने 9 दिन तक की पुलिस रिमांड बढ़ा दी है, यानी कि 9 दिन तक और सचिन वजे को एनआईए की कस्टडी में रहना होगा, जहां उनको इंट्रोगेशन झेलना होगा और सवालों का जवाब देना होगा। खास करके मनसुख हिरण की मौत में जो हत्या मामले में जो 2 आरोपी पकड़े गए थे, जिन्होंने एटीएस ने पकड़ा था, वो भी अब एनआईए की कस्टडी में है, तो उनको आमने सामने रखकर भी पूछताछ की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि आखिर मनसुख हिरण की हत्या कैसे की गई, किसने की, कौन कौन उसमें शामिल था, उन सब राजों को उजागर करने की फिलहाल कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से आज अदालत में सचिन वजे का व्यवहार था, बहुत ही सामान्य था और उसने खुद होकर अदालत से ये कहने की कोशिश की कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि उसने जांच में सहयोग किया है। लेकिन उसने और आगे बढ़ते कुछ बातें कही। वो ये कहा कि वो इस पूरे मामले का अकेला एक जांच अधिकारी नहीं था, वो बल्कि सिर्फ 1.5 दिन का एक जांच अधिकारी था, जबकि उसके अलावा मुंबई क्राइम ब्रांच के और मुंबई पुलिस के और भी कई लोग इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। इस बात से वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संकेत देना चाह रहा है, ये अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन वो और भी कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन अदालत ने कहा कि आप लिखित तौर पर दो। अब सवाल ये उठ रहा है कि सचिन वजे ऐसा और कौन सा राज बताना चाह रहा है, या फिर ये भी उसकी कोई चाल है, कोई संकेत देने की, किसी तक संदेश पहुंचाने की। जी जी, शुक्रिया आपका। तो ये सवाल अभी इस मामले में पूरे नए नए खड़े हो रहे हैं कि सचिन वजे क्या इशारा करना चाह रहा है, क्योंकि उसने ये भी कहा है कि वो सिर्फ 1.5 दिन इस जांच में शामिल था, तो और लोगों के बारे में वो क्या इशारा कर रहा है, इस पर से परतें अभी हट रही हैं। इस वक्त देश की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद योगी के मंत्री के बुर्के पर पाबंदी की बात से छिड़ा एक नया विवाद। सरकार के मंत्रियों के हर थोड़े दिनों पर विवादित बयान सामने आते हैं और अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अजान के बाद अब बुर्के को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बुर्के को अमानवीय व्यवहार और कुप्रथा करार देते हुए कहा है कि 3 तलाक की तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मंत्री के इस बयान पर राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सभी महिलाओं को वस्त्र पहनने का अधिकार उनका निजी अधिकार होता है। उन्हें स्वयं ये अधिकार होना चाहिए कि जो भी वस्त्र पहनना चाहें वो पहने, नहीं पहनना चाहिए नहीं पहने। रूढ़िवाद के नाम पर, परंपरा के नाम पर कुछ भी उनके ऊपर थोपना नहीं चाहिए, चाहे वो जिस धर्म की महिला हो। और दुनिया के कुछ देशों ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाया है, अनेक बार ये चर्चाएं चलती हैं। निश्चित रूप से मुस्लिम धर्म गुरुओं को इस बारे में विचार करना चाहिए और मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार मिलना चाहिए कि बुर्का चाहे तो पहने, चाहे तो नहीं पहने। देखिए, एक बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति है और एक जाहिलाना बयान है। बुर्का एक ऐसी चीज़ है जो हम मुस्लिम मज़हब के हिसाब से बहुत सी जगह हमें लागू करना पड़ता है, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ भी नहीं है। कितनी मुस्लिम औरतें जो हैं बगैर बुर्के के घूमती हैं। देखिए, बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी ज़मीन खो चुकी है, क्योंकि किसान सड़कों पर है, नौजवान बेरोजगारी से लड़ रहा है और डीजल पेट्रोल के दाम इतने सर पे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को, उनके मंत्रियों को एक ही चीज़ नज़र आती है कि किसी तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण करो, लोगों को ऐसे इश्यूज़ में उलझा करके रखो कि वो अपने असली मुद्दों से भटकते रहें। कमाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिए। कमाल, ये मानसिकता को तो दिखाता ही है, लेकिन इसके पीछे मकसद, जैसा दानिश अली कह रहे थे, एक ध्रुवीकरण का भी है। किस तरह का फायदा इससे मिलता हुआ नजर आ रहा है? और इस बयान के पीछे पहले भी उन्होंने बयान दिए हैं, मतलब ये जो मंत्री हैं इनके विवादित बयान पहले भी सामने आए हैं, तो अब ये बुर्के की बात इस वक्त करना, इसके पीछे आप कैसे देखते हैं इसको? क्या आपका आंकलन है? ये वक्त उन्होंने क्यों चुना बोलने के लिए? इसको इतना तूल देना भी सही है या नहीं? देखिए, ऐसा है कि
वैसे तो ऐसे लोगों की बातों को बहुत तूल नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो सियासत के जानकार हैं वो कहते हैं कि जो एक लार्जर डिज़ाइन है मुसलमानों को डीमोनाइज करने की, उनको हिंदुओं की नज़र में हेट सिंबल बनाने की, ये सब चीज़ें उसका पार्ट हैं, ताकि मुसलमानों के अड़ोस पड़ोस में रहने वाला जो हिंदू है उससे नफरत करने लगे। पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा धर्म के नाम पे, खाई जितनी बड़ी होगी, उतना राजनीतिक लाभ मिलेगा। उनको ये लगता है कि ये बुर्का जो है ये मोहम्मद साहब ने पहनने के लिए शायद कहा है, इसके लिए वो जिम्मेदार हैं। इस्लाम में बुर्के का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में पर्दे की जो पहली आयत है, दरअसल मदीने की गलियों में ऐसा मुस्लिम विद्वान कहते हैं कि कई बार लड़कियों को लड़के कुछ इनएप्रोप्रिएटली टच करते थे तो वो लड़कियां कहती कि नहीं, अब हम मुसलमान हो गए और हमारे पैगंबर ने कहा है कि हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमारे वैल्यूज़ बदल गए हैं। तो वो लड़के कहते कि अच्छा हमें क्या पता कि तुम मुसलमान हो गई हो। ये लड़कियां इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब के पास गईं और उसके बाद मुसलमानों का ये विश्वास है कि सूरह अल अहज़ाब की 59वीं आयत नाजिल हुई जिसमें खुदा ने कहा कि ऐ नबी, तुम अपनी बीवियों, बेटियों और ईमान वाली औरतों से कह दो कि वो अपने सिर पे अपनी ओढ़नी का शेड कर लें ताकि पहचानी जाएं और सताई ना जाएं। तो ये जो सिर पे दुपट्टा रखने का चलन है, ये उस वक्त पहली बार इस सिलसिले से आया कि ताकि वो लड़कियां पहचानी जाएं कि ये किसी दूसरे वैल्यू सिस्टम से आती हैं, इनके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। कुरान में 5 जगह पर्दे का जिक्र आता है, उनमें यह भी है कि आप अपने सिर पे अपने दुपट्टे को रख लें और उसका दूसरा पल्लू उठा के अपने सीने पे ढक दें। कई जगह ये बात होती है कि ऐसे लिबास पहने के टेम्पटेशन ना हो दूसरों को। अब 6th सेंचुरी में टेम्पटेशन के कुछ और मतलब होंगे, 21st सेंचुरी में शायद उसके मायने बदल जाते हैं, लेकिन ये ड्रेस कोड इस्लाम में नहीं आया था, ये बाद की ईजाद है। तो एक तो उसको मुसलमानों के सिर पे थोपना, उसकी वजह से उन्हें बैकवर्ड बताना, और ये मांग तो उन औरतों को करनी चाहिए अगर किसी के साथ इस तरह का लिबास पहनने की जबरदस्ती की जा रही हो। जी, तो जैसी बात हम पहले भी कही गई है कि ये आज़ादी होनी चाहिए कि कौन पर्दा करना चाहता है, कौन पर्दा नहीं करना चाहता है, लेकिन वक्त वक्त पर इस तरह की बातों को उठाना जाहिर है कि एक सियासत और उसके बाद ध्रुवीकरण को और बढ़ावा देना है, उस फासले को और बढ़ावा देना है, जिससे कि सियासी जमीन और मजबूत होती है सिर्फ नेताओं की। शुक्रिया आपका कमाल। इस वक्त देश की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद आगरा में झगड़ा निपटाने गए दारोगा की हत्या। आगरा के एक गांव में झगड़ा निपटाने गए 35 साल के दारोगा प्रशांत यादव की हत्या कर दी गई। गोली उनके गले में मारी गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हत्या का आरोपी फरार है, जिस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। दारोगा की हत्या के बाद गांव वाले गांव छोड़कर भाग गए हैं। प्रशांत का शव गांव पहुंचा तो उन्हें आखिरी विदाई देने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर आंख नम थी और हर दिल गुस्से से बेकरार। प्रशांत के पिता और चाचा काफी पहले गुजर चुके हैं। ऐसे में दोनों परिवार उनकी ही कमाई से चलते थे। उनकी एक बहन वहां मौजूद मीडिया से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इतनी तकलीफ थी कि कुछ कह ना सकी। ओ भैया, मेरा नाम सालू याद है। ओ मेरे भैया का नाम प्रसाद देसाई। ओ भैया, सनोज भैया चोला करो। सनोज भैया, हमें जिला बताइए, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही रह जाएंगे भैया। झगड़े की जड़ नेहर्रा गांव का ये खेत है। इसके मालिक 2 भाई विश्वनाथ और शिवनाथ हैं। शिवनाथ ने पुलिस को फोन किया कि विश्वनाथ उसके आदमियों को आलू नहीं खोदने दे रहे हैं। इस पे दारोगा प्रशांत यादव एक सिपाही के साथ मौके पे पहुंचे थे। उनको देखते ही जो अभियुक्त विश्वनाथ है वो खेतों की तरफ दौड़ने लगा।
सब इंस्पेक्टर ने और कांस्टेबल ने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए उसका पीछा किया और सब इंस्पेक्टर जैसे ही पास में पहुंचा उसने अपने एक अवैध वेपन से फायर किया जो उनके सब इंस्पेक्टर की गर्दन में लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। एनडीटीवी की टीम जब निहर्रा गांव पहुंची तो 1500 की आबादी वाले गांव में एक आदमी मौजूद नहीं था। हत्या आरोपी विश्वनाथ के घर ताला लगा है और उनका भाई शिवनाथ भी फरार है। यहाँ घरों के बाहर मवेशी बंधे हैं, लेकिन उन्हें चारा देने वाले उसके मालिक भाग चुके हैं। हर तरफ खेत हैं, लेकिन खेत मालिक नहीं। घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन उनके मालिक फरार हैं। पास के गांव में हमें रामवीर मिले जो बस इतना बताते हैं कि हत्या के बाद बहुत पुलिस इधर से गुजरी है। हमें तो जानकारी नहीं है पुलिस के काम है, हमें तो पुलिस वाली गाड़ी और दायरे से गाड़ी भर के आई तो हमें पूछी और हमें कैसे चलना आई थे तो बोलने कि खेड़ा कौन सा हमारे खेड़ा कहाँ है, तो फिर बोलने कि नहरा खेड़ा। अभी कुछ वक्त पहले ही एक शराब माफिया ने कासगंज में एक सिपाही की हत्या कर दी थी और एक दरोगा की हड्डियां तोड़ दी थी और अब ये कांड हो गया है। सरकार उनकी बहुत मदद कर रही है, लेकिन किसी भी तरह की मदद गुजर गए उस इंसान का बदल तो नहीं हो सकती है। आगरा के निहर्रा गांव में नसीम और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त एक ब्रेक के बाद श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को आम लोगों के लिए खोला गया। श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। पिछले साल कोरोना वायरस के चलते ट्यूलिप गार्डन को खोला नहीं गया था। प्रधानमंत्री ने भी बुधवार को ट्वीट कर लोगों से ट्यूलिप गार्डन में घूमने की अपील की थी। तो इस वक्त देश की बात में इतना ही। नमस्कार।